नमस्कार, आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज और यह है खास मुलाकात एक बेहद खास मौके पर डीआईपीपी सेक्रेटरी श्री अमिताभ कांत के साथ। भारत सरकार ने स्टार्टअप के मामले में एक बड़ा एक्शन प्लान लॉन्च किया है। कह सकते हैं कि सरकार इस नए दौर में अगर स्टेप 1 पे खड़ी थी तो वो स्टेप 7 पे आ गई है स्टार्टअप इकोसिस्टम को बहुत तेजी से आगे बढ़ाने के लिए। सब लोगों ने जो अनाउंसमेंट हुए हैं उनकी बड़ी तारीफ की है। अमिताभ कांत जी, आपको बहुत बधाई। हमको पता है कि 1 साल से आप भरपूर मेहनत कर रहे थे इस एक्शन प्लान को लागू कराने के लिए। प्रधानमंत्री तो जाहिर तौर पर बहुत पैशनेट हैं इस स्पेस को लेकर के। आपको इसका बहुत बहुत मुबारकबाद सब तरफ से मिला है। हम भी सीएनबीसी आवाज की तरफ से आपको बहुत बधाई देना चाहते हैं। और इसी के साथ सबसे पहला सवाल, पहला हिस्सा हम इसको एफएक्यू के तौर पर ट्रीट करना चाहेंगे, जहां आप ये बता सकें, लाखों युवा आज देख रहे होंगे, जानना चाहेंगे कि ये स्टार्टअप की परिभाषा कैसे तय होगी। देखिए, पहले तो बधाई सरकार को और प्रधानमंत्री जी को खासकर, जिन्होंने इस स्टार्टअप स्टैंड अप इंडिया को इंडिपेंडेंस डे स्पीच में अनाउंस किया। उसके बाद बहुत कई राउंड उन्होंने चर्चा की और एक बड़ा क्लियर डिफाइंड एक्शन प्लान बना है, जिससे कि पूरा इकोसिस्टम हमने स्टार्टिंग अ बिजनेस, उसका एग्जिट, क्योंकि फेलियर स्टार्टअप्स में होते हैं और उसमें कोई बुराई नहीं है, उसका क्विक एग्जिट, उसकी फाइनेंसिंग की इश्यूज, और मेरे विचार से सबसे महत्वपूर्ण चीज जो है कि इंक्यूबेशन सिस्टम, टिंकरिंग लैब्स, स्कूल में कैसे इनकरेज करें इनोवेशन, डिजाइन, ये पूरा लाइफ साइकिल लिया है। पूरा लाइफ साइकिल को हमने कवर किया है कि एक पूरा नया डायरेक्शन, एक नया इकोसिस्टम बन सके स्टार्टअप के लिए। तो ये मेरे ख्याल से तो बहुत ही ठीक डायरेक्शन में है। मेरे विचार से एक्चुअली स्टार्टअप की डेफिनेशन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये कटिंग एज एरिया रहता है। एग्जैक्टली। इसमें इनोवेशन होता है, इसमें डिजाइन आता है। और अब आप एप्पल को ही देखिए, वो उसने मोबाइल टेलीफोनी किया, पहले कभी कंप्यूटर बनाते हैं, आईपैड बनाते हैं, फिर मोबाइल्स में आए, फिर वॉचेस में आए, कल वो आई गॉगल्स में आएंगे, और पता नहीं किस किस चीजों में जाएंगे जहां टेक्नोलॉजी हो सकती है। तो ये तो कटिंग एज इनोवेशन एरिया है। तो इसका कोई डेफिनेशन तो होनी ही नहीं चाहिए स्टार्टअप्स की। पर जब गवर्नमेंट कोई किसी चीज को बेनिफिट देना चाहती है और एक मूवमेंट खड़ा करना चाहती है, तो उस बेनिफिट को देने के लिए कल विवाद ना हो, उसके लिए लोग लीगल केसेस में ना जाएं, तो उसको बाउंड्री उसकी सर्कमस्क्राइब करनी पड़ती है। और उस बेनिफिट के लिए और इसलिए हम लोगों ने साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेक्रेटरी, बायोटेक्नोलॉजी सेक्रेटरी के साथ मिलके एक इंटरमिनिस्ट्रियल बॉडी खड़ी की, जिसमें डीआईपीपी उनको कंसल्ट करेगी, और डीआईपीपी अपना और बहुत ही लूज डेफिनेशन रखी है कि ये आईआईटी के इंक्यूबेटर्स के रूट से आ सकते हैं, ये लोग वेंचर फंड और एंजल इन्वेस्टर के रूट से आ सकते हैं, ये लोग आईआईटीज और आईआईएम के रूट से आ सकते हैं, और ये लोग पेटेंट रजिस्ट्रेशन के रूट से आ सकते हैं। कई रूट के थ्रू हम लोगों ने बहुत ही लिबरल एक डेफिनेशन खड़ी की है कि स्टेट गवर्नमेंट का बेनिफिट भी इन लोगों को मिलता रहे। तो क्योंकि जैसे अब आप 3 साल के लिए कैपिटल गेन का टैक्स एग्जम्पशन दे रहे हैं नए स्टार्टअप्स को 2016 से 2019 तक। इस समय कैपिटल गेन टैक्स एग्जम्पशन किसी चीज को नहीं दिया जा रहा है, बल्कि सारा विड्रॉ किया जा रहा है हर जगह से। पर स्टार्टअप मूवमेंट को एक बहुत बड़ा फिलिप देने के लिए कि ये डिजिटल एरिया से मैन्युफैक्चरिंग में जाए, सोशल इनोवेशन में जाए, और स्प्रेड करे, और टायर 2, टायर 3 सिटी में फैले, रूरल एरियाज में फैले, तो इसको सपोर्ट करने के लिए बहुत जरूरी था कि थोड़ा एक फिलिप दिया जाए, पर उसको एक डेफिनेशन में लाना जरूरी था। सर, आपने जो बात कही वही महत्वपूर्ण है। मुझे लगता है कि आपका भी मन है कि सरकार इसकी परिभाषा को रिजिड न बनाए। आप कह रहे हैं कि लचीली परिभाषा होगी, लेकिन कहीं न कहीं ये सरकार तय करने में जब लगती है तो ये धंधा इंस्टिंक्ट पे चलता है
ये प्रोसेसेस पे नहीं चलता। आप ही ने एग्जांपल दिया एप्पल का कि सरकार फिर इसमें फंस जाएगी कि इसको प्रोडक्ट कंपनी माने, इसको सर्विस कंपनी माने, इसको इस सेक्टर की माने, इसको उस सेक्टर की माने, और दरअसल ये उनके रास्ते में जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात है उसमें रुकावट पैदा करने के खतरे बने रहेंगे कि नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं बनेंगे, क्योंकि अब आप डेफिनेशन को पढ़ लीजिए उस एक्शन प्लान में, वो बहुत ही रचनात्मक एक क्रिएटिव एक डेफिनेशन है। और उसमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी के जो सेक्रेटरी हैं, जो प्रोफेसर हैं आईआईटी के, कानपुर में प्रोफेसर होते थे, और जो सेक्रेटरी बायोटेक्नोलॉजी के हैं, ये लोग सेलेक्ट करेंगे उसमें से जिस जिसकी फंडिंग हो चुकी है, जिस जिसकी इंक्यूबेटर के रूट से आए हैं, उनको तो कोई रोक ही नहीं सकता, और बाकी जितने भी क्रिएटिव आइडियाज हैं उन सबको ये बोर्ड एक्सेप्ट करेगा। ऐसी कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। और हम लोग बहुत ही लूज डेफिनेशन रखी। बिल्कुल। अच्छा, ये थोड़ा सफाई हो जाए कि ये क्या सिर्फ टेक्नोलॉजी स्टार्टअप्स की बात है, या ऐसे भी स्टार्टअप्स हो सकते हैं जहां इनोवेशन होता है, डिसरप्शन होता है, इफिशियंसीज क्रिएट करते हैं, लेकिन उसमें अनिवार्य तौर पर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं होगा? ऐसा मैन्युफैक्चरिंग में हो सकता है, एग्रीकल्चर में हो सकता है? नहीं, कुछ नहीं। वो ये डेफिनेशन सारे एरियाज को कवर करती है। ये टेक्नोलॉजी तो इसका 1/5 एक रोल है। टेक्नोलॉजी है, न्यू इनोवेशन है, न्यू प्रोडक्ट है, न्यू प्रोसेसेस हैं, सब चीज न्यू प्रोसेसेस को भी कवर करता है, न्यू प्रोडक्ट्स को भी कवर करता है, न्यू इनोवेशंस को भी कवर करता है, एक बार चीज को कवर करता है। इनकम टैक्स एग्जम्पशन के बारे में सुनने में सबसे बड़ी हेडलाइन कल यही नजर आई, और हम लोगों को लगा कि वास्तव में बहुत बड़ा कदम है ये। लेकिन दरअसल स्टार्टअप शुरू के 1, 2, 3 साल तो मुनाफा कमाते नहीं। तो एक जो हमने कमेंट सुना है बहुत सारे स्टार्टअप के विशेषज्ञों से, उनका कहना है कि ये सिंबोलिज्म के लिए, स्पिरिट के लिए तो बहुत अच्छा है, इसका कोई नेट गेन नहीं है। नहीं, देखिए, कई स्टार्टअप्स हैं जिनके पास मेन इशू क्या है, इन लोगों की लिक्विडिटी की इशू है। शुरू में ये लोग अपने दोस्तों से, अपने फैमिली से पैसे रेज करते हैं, फिर ये वेंचर फंड्स और एंजल इन्वेस्टर्स के पास जाते हैं। कई लोगों को नहीं मिलता तो ये वैली ऑफ डेथ में चले जाते हैं। पर जरूरी है कि जो लोग प्रॉफिट बना रहे हैं वो अपना पैसा अपने स्टार्टअप में दोबारा लगाएं। तो वो क्लैरिटी के लिए जरूरी है कि हम लोग कहें कि ये लोग अपने पैसे, कई लोगों ने बहुत फास्ट एक ही साल के अंदर बड़ी रैपिड ग्रोथ की है। पर देखिए, हम लोगों ने कई चीज की हैं, ये एक अकेला चीज नहीं है। हम लोगों ने कहा कि जो लोग फंड ऑफ फंड्स में अपना पैसा लगाते हैं उनके लिए भी कैपिटल गेन टैक्स लगाया है। उसका कारण समझिए कि हमें ये जो मूवमेंट होता है ये गवर्नमेंट के थ्रू नहीं होता, तो हमने गवर्नमेंट को बहुत दूर रखा है इसमें। पर फंड ऑफ फंड, आज आप वेंचर, हमें जो खड़ा करना है कि वो वेंचर कैपिटल मूवमेंट खड़ा करना है, और एंजल फंड बहुत बड़े जोरों से ये मूवमेंट उनका खड़ा करना है, क्योंकि आज 100 वेंचर फंड्स आपके मूव कर रहे हैं, कल 1000 होने चाहिए, परसों 1 लाख होने चाहिए देश में, और उनको सपोर्ट करता है फंड ऑफ फंड्स, और वो प्रोफेशनली मैनेज्ड होना चाहिए। तो जो फंड ऑफ फंड्स होगा उसको कैपिटल गेन टैक्स एग्जम्पशन मिलेगा, वो रेज कर पाएगा रिसोर्सेज, और वो फिर वेंचर फंड्स को सपोर्ट कर पाएगा। तो वेंचर फंड्स अपना ड्यू डिलिजेंस करेंगे और वेंचर फंड मेंटरिंग करेंगे। इजराइल वगैरह में जहां जहां खड़ा हुआ वो नॉन गवर्नमेंटल मूवमेंट था, वो वेंचर फंड्स का मूवमेंट था, एंजल फंड्स का मूवमेंट था। दरअसल इसका एग्जीक्यूशन साइड आपने बहुत अच्छा बताया, और ये हम बोल्ड कदम मानते हैं कि फंड ऑफ फंड जो है, ये जो प्राइवेट सेक्टर के एक्सपर्ट वेंचर फंड है वो चलाएंगे, आप लोग उनको सपोर्ट करेंगे। लेकिन चूंकि सरकार का फंड है, तो आई होप कि ये सीएजी, सीवीसी इस प्रकार की ऑडिटिंग के जंजाल से मुक्त होगा, क्योंकि ये स्पेस है ही रिस्क लेने वाला, और वहां सीएजी अगर होगा तो ये फंड ऑफ फंड वैसे ही चलेगा जो सरकार के दूसरे विभाग चलते हैं। नहीं, देखिए, फंड ऑफ फंड्स का तो बेसिक एजम्पशन यही है कि ये रिस्क लेने वालों को सपोर्ट करेगा। कल हमारे बीच में माशायुसी सोन थे, ये देखिए $70 बिलियन एक दिन में इनका वाइप आउट हो गया था, और फिर ये वापस आए और दुनिया के सबसे बड़े रिस्क टेकर हैं। तो आप रिस्क नहीं लीजिएगा तब तक आपका स्टार्टअप मूवमेंट नहीं खड़ा हो पाएगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो कल निकली वो ये थी कि इंडिया में इस समय पुरानी बिजनेसेस को छोड़ के हमें यंग बिजनेसेस को आगे ले जाना है, और अगर जॉब क्रिएशन होना है
और इंडिया की ग्रोथ होनी है तो ये यंग बिजनेसेस और यंग स्टार्टअप्स ही कर पाएंगे। तो इनके पीछे लगना देश में जरूरी है। कल हम लोगों ने स्टार्टअप्स को दिल्ली में इकट्ठा किया, परसों हम बॉम्बे में करेंगे, कुछ दिनों बाद बेंगलोर में करेंगे, और इसको इस मास मूवमेंट को बढ़ाना बहुत जरूरी है। ये आपने अच्छा बताया कि ये कैंपेन के तौर पर आप लोग इसको सिर्फ दिल्ली नहीं बल्कि मुंबई, बेंगलोर जैसे शहरों में लेकर के जाएंगे। रियली ग्रास रूट लेवल पर हम तो हर करने की कोशिश कर रही है। आप अगले दो तीन वर्षों में ये जो हमने दिल्ली में किया, ये हर टायर 2, हर टायर 3 सिटीज में इस मूवमेंट को ले जाएंगे। बिल्कुल। देखिए, दरअसल मैं फिर कह रहा हूं कि बहुत बढ़िया स्पिरिट है, सब लोग कह रहे हैं कि बिल्कुल सही रास्ते पर है, लेकिन एक दो जो सब्सटेंटिव काम है उस पर बात पूरी नहीं कही गई है, संकेतों में कही गई है, जिसमें से एक हिस्सा है स्टे इन इंडिया वाला। भारत की कंपनियां ज्यादातर बाहर रजिस्टर हैं, सिंगापुर में रजिस्टर हैं, 8 यूनिकॉर्न में से 6 बाहर हैं, 75% स्टार्टअप्स बाहर हैं, जबकि विदेशी कंपनियां भारत आ रही हैं। क्या ये कल का अनाउंसमेंट उनको वापस लाने के लिए काफी है? मेरा ख्याल है, जो एक्सपर्ट से हम बात कर रहे हैं, कि ये काफी नहीं है। नहीं, देखिए, एक्सपर्ट्स कुछ भी बोले, एक चीज कल रेवेन्यू सेक्रेटरी ने सेक्रेटरी के पैनल के इंटरैक्शन के बीच में बोली थी कि वो हर कदम लेंगे इस डायरेक्शन में कि जो ना केवल इंडियन यूनिट्स यहां रजिस्टर करें बल्कि सिंगापुर की यूनिट्स हिंदुस्तान में आए। पर कल जो चर्चा हुई वो बजट के पहले हुई है, और हर चीज बजट जिसमें फाइनेंशियल इश्यूज थे और जो कि पार्लियामेंट पास करेगा, वो कल हम अनाउंस नहीं कर सकते थे। बिल्कुल। तो और ये समझना देश में बहुत जरूरी है कि हम लोगों ने बहुत सारे कदम लिए जो कि बजट में नहीं जाते हैं, और जो बजट में जाएंगे वो बजट में आएंगे। पर एक गवर्नमेंट में बड़ा क्लियर एक डिटर्मिनेशन है कि ये जो पूरा इकोसिस्टम है, इस पूरे इकोसिस्टम को ठीक करना है। और कल जो आपने बिल्कुल सही कहा कि कल हमने 10 में से 70% हमने पास किया है, 30% हम बजट और अगले 1 वर्ष के अंदर पास कर देंगे। बिल्कुल। तो आप ये डायरेक्शन बिल्कुल ठीक करेंगे। एब्सोल्युटली। तो आपकी बात से हम ये समझें कि जो बिल्कुल आपने ठीक कहा कि बजट का जो हिस्सा है उसमें 2 चीजें खास तौर पर, कि एक तो कंपनियों का यहां रजिस्ट्रेशन जिसका संबंध टैक्स से है, और दूसरा हिस्सा है लिस्टिंग का, कि वो भी बाहर जाके लिस्ट ना हो, यहां लिस्ट हो। तो जो कंप्लायंस के और कैपिटल के डेफिनेशन के और रेगुलेशन के ये इश्यूज हैं, जिसमें 2 क्रिटिकल इश्यूज हैं, लिस्टिंग और सिंगापुर में रजिस्ट्रेशन बंद होना चाहिए। इन दोनों का जवाब बजट में आ जाएगा। ये हम आपकी बातचीत से, आपके उत्तर से ये अर्थ निकाल सकते हैं सेफली। बिल्कुल बिल्कुल। आप बजट के लिए वेट करिए। कल प्राइम मिनिस्टर के अनाउंसमेंट के लिए वेट कर रहे थे, और आपने देखा प्राइम मिनिस्टर के अनाउंसमेंट में हर चीज आई। कंप्लायंसेस इजी हुआ है, मोबाइल ऐप के थ्रू रजिस्ट्रेशन होगा, एग्जिट की बात की गई है, इंक्यूबेशन की बात की गई है, स्कूल के लेवल पर एक मास मूवमेंट की बात की गई है, टिंकरिंग लैब्स की बात की गई है, टैक्सेस की बात की गई है, फंड ऑफ फंड की बात की गई है। तो ये पूरा एक होलिस्टिक इंटीग्रेटेड अप्रोच लिया गया है, कोई पॉलिसी नहीं बनाई है, हम तो सीधे एक्शन में चले गए हैं। इसमें आपने इंक्यूबेटर के बारे में भी एक बड़ा ऐलान किया है, उसको थोड़ा समझना चाहते हैं स्टार्टअप वाले लोग, कि जो सरकारी मान्यता जिनको सरकारी मान्यता नहीं है, ऐसे जो इंक्यूबेटर हैं, क्या उनकी रिकमेंडेशन नहीं मानी जाएगी? क्योंकि फिर वही बात है कि क्रिएटिविटी प्राइवेट स्पेस में, एकदम फ्री स्पेस में ज्यादा होती है। ये हमने कहीं नहीं कहा है कि प्राइवेट इंक्यूबेटर्स नहीं, हम तो चाहते हैं प्राइवेट इंक्यूबेटर्स बहुत बढ़े, और इसीलिए अटल इनोवेशन मिशन में जितने भी इंक्यूबेटर्स बनेंगे, वो हम तो प्राइवेट सेक्टर इंक्यूबेशन सिस्टम को इनकरेज करेंगे, प्रोत्साहन देंगे, और उनको 50% फंडिंग करने की बात कर रहे हैं हम तो। और दूसरा, जो प्राइवेट सेक्टर इंक्यूबेटर्स बनाएगा 50% सपोर्ट उनको देंगे, और जो गवर्नमेंट नॉर्म से बनेगा, देखिए IITs हैं, NITs हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं, स्टेट यूनिवर्सिटीज हैं, इनमें जो बनेगा वो 40% सेंटर, 40% स्टेट और 20% प्राइवेट सेक्टर आ जाए, और वो भी प्राइवेट सेक्टर ही चलाए। मेरे तो विचार से प्राइवेट सेक्टर पूरा इंक्यूबेशन सिस्टम को ड्राइव करे और उसको मोमेंटम दे।
जी, एक जो क्रिटिक है बड़ा दिलचस्प है सर, वो ये है कि स्टार्टअप के जो प्लेयर हैं वो कहते हैं कि ये डॉक्यूमेंट पढ़ के लगता है कि एक तरफ तो 21वीं सदी का माइंडसेट इसमें है और दूसरी तरफ 20वीं सदी का माइंडसेट है जो कुछ चीजों को रोकने की कोशिश कर रहा है। उदाहरण के तौर पर यह चर्चा में था कि गुजरात में प्रोफेशनल कोर्स के साथ माइनर कोर्स के तौर पर एंटरप्रेन्योरशिप पढ़ाया जाए। मोदी जी ने किया था, केरल में आपने किया था, आप चाहते थे कि ये इसमें शामिल हो, लेकिन वो शामिल नहीं हुआ है। कितनी छोटी सी बात है लेकिन कितनी बड़ी क्रांतिकारी बात है। तो कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट है नए और पुराने माइंडसेट का। नहीं तो ये देखिए, मेरे विचार से आप 10वीं क्लास से एंटरप्रेन्योरशिप और स्किल डेवलपमेंट के लिए क्रेडिट देना बहुत जरूरी है, और वो नहीं कीजिए। आप स्पोर्ट्स के लिए देते हैं, एनसीसी के लिए क्रेडिट देते हैं, तो आप एंटरप्रेन्योरशिप और स्किल डेवलपमेंट के लिए भी क्रेडिट देना जरूरी है, और एंटरप्रेन्योरशिप को 10वीं क्लास से पढ़ाना जरूरी है। और एक्चुअली ये जो टिंकरिंग लैब्स वगैरह होंगी ये स्कूल्स में ही बनेंगी, पर हर चीज एक पूरे एजुकेशन सिस्टम में जो शिफ्ट आएगा वो आप देखिएगा ग्रेजुअली। ये स्टार्टअप मूवमेंट से अब एक मूवमेंट शुरू हुआ है। ये अगले 1-1.5 साल 2 साल के अंदर देखिएगा हर डिपार्टमेंट, और इसमें एक डिपार्टमेंट नहीं 14 डिपार्टमेंट मिले हुए हैं। लेबर डिपार्टमेंट है, एनवायरमेंट डिपार्टमेंट है, 14 डिपार्टमेंट्स मिले हुए हैं। हर डिपार्टमेंट में चेंज आएगा और हर डिपार्टमेंट में एक मोमेंटम आएगा, और हर डिपार्टमेंट स्टार्टअप्स को इंकरेज करेगा, और हर डिपार्टमेंट स्टार्टअप्स को पुश करेगा। इस ऐलान के बाद, क्योंकि देखिए होता है एक एजेंडा सेट करना और एक मैसेज देना जो गया है दिल्ली से कल, लेकिन पिछले दिनों कुछ घटनाएं हुई हैं, उनको रोकने में कितनी मदद मिलेगी? क्योंकि इसका एक बहुत बड़ा हिस्सा तो राज्य सरकारों के हाथ में है। शॉप एस्टेब्लिशमेंट से लेके सेल्स टैक्स से लेकर के दूसरे तरह के मसले कि आप कहां दफ्तर खोलें न खोलें, और जहां पर राज्य सरकारों की बसें चलती हैं वहां पर बस एग्रीगेशन को रोक दिया जाए। आपने देखा दिल्ली से लेकर के दूसरे कई राज्यों में जो टैक्सी एग्रीगेटर हैं उनको रोकने की कोशिश की गई। कोई ऑनलाइन अगर ब्रोकर का धंधा करना चाहता है रियल एस्टेट में, उसको रोकने की कोशिश की गई। तो राज्य सरकारों का एक बड़ा रोल है, और हमको लगता था कि कल एक क्लियर गाइडिंग प्रिंसिपल का भी ऐलान करेंगे प्रधानमंत्री कि राज्य सरकारों को किस तरीके से इन कामों को तुरंत दुरुस्त करना चाहिए, क्योंकि स्टार्टअप्स को उनसे ज्यादा जो उलझना पड़ता है केंद्र सरकार के बजाय। नहीं देखिए, हर चीज का ऐलान नहीं होता है, पर एक बेसिक चीज समझनी जरूरी थी जो प्रधानमंत्री जी ने कल बोला, बड़े क्लियरली बोला कि टेक्नोलॉजी को कोई नहीं रोक पाएगा। और ये खासकर जिस तरह आप देखिए एग्रीगेशन टेक्नोलॉजी के रहते रहते वी वर्क ने किस तरह रूम्स का एग्रीगेशन किया, वर्क स्पेस का किस तरह एग्रीगेशन किया, उबर जिस तरह एक भी कार को ओन नहीं करता बट बिगेस्ट व्हीकल ऑपरेटर है। Exactly. ये तो टेक्नोलॉजी ने किया है, कोई रोक नहीं सकता इसको। और ये जितने गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं, जितने हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स हैं, जितने पॉलिटिशियंस हैं, उनको समझना बहुत जरूरी है कि उनके रेगुलेशंस को चेंज करना पड़ेगा कि टेक्नोलॉजी का मार्च बढ़ता चला जाए, और टेक्नोलॉजी से लोगों को बेनिफिट होगा। ये जो फाइनेंशियल इंक्लूजन होगा और जो एक्सेसिबिलिटी होगी और जो प्राइस गिरेगा, कॉस्ट ऑफ ट्रांजैक्शन कैसे गिरेगा? कॉस्ट ऑफ ट्रांजैक्शन गिरेगा केवल टेक्नोलॉजी के थ्रू। फाइनेंशियल इंक्लूजन कैसे होगा? केवल टेक्नोलॉजी के थ्रू। आप एक्सेसिबिलिटी ऑफ व्हीकल्स कैसे होगी? केवल टेक्नोलॉजी के थ्रू। और ये कोई नहीं रोक सकता इस समय इस देश में। बिल्कुल ठीक कहा आपने। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के मसले पर आप लोगों ने ऐलान किए हैं कल, लेकिन उसका संबंध जो है रजिस्ट्रेशन से तो है। प्रोटेक्शन दूसरा बड़ा सवाल लोग फेस करते हैं कि उसको प्रोटेक्शन कैसे मिले। नहीं देखिए, कल आईपीआर के रास्ते में कई चीजें की गई। एक तो स्टार्टअप्स के लिए एक फास्ट ट्रैक मैकेनिज्म कर दिया गया है कि आपको नॉर्मल क्यू में नहीं रहना पड़ेगा, स्टार्टअप्स को 6-8 महीने के अंदर पेटेंट का रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। दूसरी चीज, एक पैनल ऑफ फैसिलिटेटर्स होंगी देश में जो कि लॉयर्स को क्या पेमेंट गवर्नमेंट देगी, और ये लॉयर्स इनके पेटेंट रजिस्ट्रेशन के लिए हेल्प करेंगे। तीसरी चीज जो हमने की कि हम इनके स्टार्टअप्स के पेटेंट रजिस्ट्रेशन में 80% का डिस्काउंट करेंगे, केवल 20% इनको देना पड़ेगा, क्योंकि स्टार्टअप्स अपना पेटेंट रजिस्टर करें इस देश में, और वो बहुत जरूरी है। तो इसके लिए पेटेंट के रास्ते में तो हमने बहुत ज्यादा चीजें की हैं स्टार्टअप्स के लिए। जी बिल्कुल। एक सवाल जो लोग थोड़ा समझना चाह रहे हैं वो है ये कैपिटल गेन्स टैक्स के बारे में, कि ये
जो लोग वापस निवेश करेंगे आपके फंड में, उन्हीं को इसकी छूट मिलेगी, न कि उस पैसे का कोई और इस्तेमाल कर पाए। तो इसमें कितनी फ्लेक्सिबिलिटी है या ये थोड़ा लिमिटेड है? नहीं, देखिए, हमारा लक्ष्य था कि एक तो फंड ऑफ फंड्स जो बना है, फंड ऑफ फंड्स में जो लोग सपोर्ट करेंगे उनको कैपिटल गेन टैक्स, अपना एसेट बेचिए, जो भी एसेट बेचिए, उस फंड ऑफ फंड्स को जो सपोर्ट करेंगे उनको कैपिटल गेन टैक्स मिलेगा। दूसरा कि जो स्टार्टअप्स हैं, वो जो 1 अप्रैल से जो स्टार्टअप शुरू होंगे और 2019 तक जो स्टार्टअप्स बनेंगे उनको भी कैपिटल गेन टैक्स एग्जम्पशन मिला है 3 वर्षों के लिए। जी बिल्कुल। एक सवाल और समझना चाहूंगा, आपको मजाक में आजकल कहीं कहीं लिखा गया है AK-47, मैं समझता हूं कि आपको AK-50 कहना चाहिए, क्योंकि अभी 8 यूनिकॉर्न हैं भारत में, $8 अरबपति हैं स्टार्टअप स्पेस में। क्या हम ये माने कि अगले 2 से 3 साल में AK-50 के कारण 50 अरबपति होंगे डॉलर में? नहीं, मेरे विचार से तो ये 100 के करीब होने चाहिए। तो ये मूवमेंट एक शुरू हो गया है और अब आप देखिएगा कि किस तरह ये बढ़ता जाता है मूवमेंट। और अभी इस मूवमेंट को हमने राइट एक इकोसिस्टम में डाल दिया है और ये बहुत जोरों से आग पकड़ेगा जी। और ये फैलेगा मैन्युफैक्चरिंग से सोशल इनोवेशन। और कल आपने देखा था सारे स्टार्टअप्स बैठे हुए थे प्रधानमंत्री जी के साथ, कोई बेवरेजेस में था, कोई हेल्थ सेक्टर में था, कोई सोशल इनोवेशन सेक्टर में था, कोई होटल रूम के सेक्टर में था। तो एक से एक यूनिक काम होंगे इस देश में और ये सब लोग ड्राइव करेंगे इस देश को। इसमें एक और इम्बैलेंस मैं देखता हूं, वो ये है कि इसका सारा पक्का इकोसिस्टम जो है वो बेंगलोर में है और मुझे लगता है टेक्नोलॉजी से एफिशिएंसी आए उसके लिए उत्तर भारत में बड़ी गुंजाइश है। नॉर्थ में ये चीज जोर पकड़े उसके लिए कोई खास तैयारी, जैसा आपने कहा कि आप लोग मुंबई या बेंगलोर तो जाने वाले हैं, लेकिन उत्तर भारत में इस काम को कैसे बढ़ाया जाए? देखिए, ये न केवल उत्तर भारत में वह कई जगह फैलने की संभावना, यानी पूरे देश में, मेरा ये कहना है कि इसीलिए कल प्रधानमंत्री जी ने कहा कि एक एक रिसर्च पार्क जो बनेगा और ये IITs में बनेगा, तो IITs में रिसर्च पार्क्स के लिए हम 100 करोड़ देंगे और ये 100 करोड़ से हर जगह रिसर्च पार्क बाकी पैसा रेज करेंगे और वहां कंपनीज आएंगी और वहां वो स्टार्टअप्स को इनकरेजमेंट देंगी। तो ये मूवमेंट IIT खड़गपुर भी है, IIT दिल्ली भी है, IIT कानपुर भी है। अब ये रिसर्च पार्क्स के थ्रू ये मूवमेंट और टिंकरिंग लैब्स के थ्रू और इंक्यूबेटर्स के थ्रू ये मूवमेंट बहुत जोरों से फैलेगा। लक्ष्य ये है कि जो स्टूडेंट्स IIT से पास करते हैं वो IAS एग्जाम्स के लिए ना बैठे, वो केवल स्टार्टअप्स के लिए बैठे और आगे चल के ये देखिएगा आप, ये मैरिज मार्केट जिसने स्टार्टअप शुरू किया है उनका मैरिज मार्केट बढ़ेगा और IAS वालों का मैरिज मार्केट बिल्कुल डूब जाएगा। एब्सोल्युटली। एक आखिरी सवाल वो है लेबर कानूनों के बारे में। तो माना यह जाए कि ज्यादातर तो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन है जो हो जाएंगे, फाइनेंस बिल के हिस्से के तौर पर भी हो जाएंगे, लेकिन 90 दिन के अंदर आसानी से कारोबार खोला या बंद किया जा सके उसकी जितनी सारी परमिशंस हैं उसके लिए बैंक्रप्सी बिल का इंतजार करना होगा या उसकी भी कोई अलग तजवीज हो सकती है? नहीं, 2 चीजें हैं। एक तो लेबर सेक्रेटरी ने पहले ही एक नोटिफिकेशन सारे स्टेट गवर्नमेंट्स को भेज दिया है कि लेबर लॉज में कोई भी इनको कोई इंस्पेक्टर इनके यहां नहीं जाएगा विदाउट प्रायर परमिशन, अपने अगले सुपीरियर ऑफिसर के बिना कोई नहीं जाएगा। और दूसरी चीज, ये सबको एक सेल्फ सर्टिफिकेशन सिस्टम में डाल दिया गया है, ये सब सेल्फ सर्टिफाई करेंगे अपने आप को 3 सालों के लिए। दूसरी चीज है, इनके एग्जिट के लिए बैंक्रप्सी लॉ में 90 दिन के अंदर, मैक्सिमम 90 दिन के अंदर इनका एग्जिट हो जाएगा, इसका प्रोविजन कर दिया गया है। जी बिल्कुल। अमिताभ कांत जी, आपने आज वक्त निकाला संडे के दिन इतनी मेहनत करने के बाद, आपका CNBC आवाज के दर्शकों की तरफ से और हमारी तरफ से बहुत शुक्रिया इसको एक्सप्लेन करने के लिए, और अब हम आपका मुंबई में इंतजार करेंगे। नमस्कार।